गाइस, ग्रुप इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि अब आपको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, इस साल की भी, पिछले साल की भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बी कंपनी है, बी ग्रुप। सही है, बी बीच में पेरेंट कंपनी है फॉर एग्जांपल। तो आपने ग्रुप एंटिटी, ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ एंटिटीज जो है, कोई ग्रुप है, आपने उसको कंपेयर करना है। आपसे ये वाली कंपैरिजन F7 में नहीं होगी कि बी ग्रुप को किसी और ग्रुप के साथ कंपेयर करवाया जा रहा हो। ये वाली F7 में नहीं है। तो कौन सा वाला है कि एक ही ग्रुप को 2 सालों पे कंपेयर करवाया जा रहा हो, एक ही ग्रुप को। सही है, 2 इयर्स पे। अच्छा, अब ग्रुप इंटरप्रिटेशन पे जाने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, कि जब सब्सिडरी डिस्पोज की जाती है ग्रुप में से, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकाला जाता है, ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। कैलकुलेशन है ये। सही है, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। देखो, जब तुम लोग कंपैरिजन कर रहे होगे एक ग्रुप का 2 सालों में, हो सकता है इस साल हमने सब्सिडरी कोई बेची हो, कोई डिस्पोज की हो। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट की 2 सब्सिडरियां थी, हमने एक बेच दी हो। तो पिछले साल तो दोनों सब्सिडरीज थी ना। तो पिछले साल ग्रुप में 3 कंपनीज हैं, इस दफा ग्रुप में 2 कंपनीज हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है सब्सिडरी इस साल डिस्पोज हुई हो। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पिछले साल पेरेंट अकेला था, कोई ग्रुप स्टेटमेंट नहीं गिवन। कौन सी स्टेटमेंट गिवन है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल पेरेंट अकेला था, कोई ग्रुप नहीं था। इस साल पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, तो इस साल तो ग्रुप स्टेटमेंट है। आपको क्वेश्चन में एक साल की ग्रुप स्टेटमेंट गिवन है, एक साल की सिंगल स्टेटमेंट गिवन है। इनको कह रहे हैं कि कंपेयर करो, जो कि कंपेरेबल नहीं है। कहानी समझ आ रही है? तो इसका इंटरप्रिटेशन आसान है। ग्रुप इंटरप्रिटेशन सिंगल से ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरिजन डायरेक्टली हो ही नहीं रहा होगा। तो हम लोग वही बात को हाईलाइट करके कमेंटिंग करेंगे कि यार, इनका पिछले साल का रोस में सिर्फ पेरेंट है, इस साल के रोस में ग्रुप है। तो अगर इस साल का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? हो सकता है इसके आने की वजह से ज्यादा हुआ हो। तो इस तरह का कंपैरिजन यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, तो हो सकता है कि परचेजेस की कॉस्ट कम पड़ी हो। बात समझ आई है? ये क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया, नहीं, इस तरह की कमेंटिंग नहीं होगी सिंगल वाली। इसमें ग्रुप की कंपैरिजन के बस इश्यूज चल रहे होंगे। इश्यूज क्या हैं, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, फिर थोड़े से इश्यूज डिस्कस करेंगे, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके। तो इसकी कमेंटिंग आसान है गाइस। ये डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी जब भी होगा तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा, ये देखते हैं।
देखो फॉर एग्जांपल सब्सिडरी की सेल हुई एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फॉर एग्जांपल हमने सब्सिडरी को सेल कर दिया राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमने सब्सिडरी को सेल किया राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो पूरा साल ये सब्सिडरी ग्रुप में नहीं थी। ऐसे ही है, पूरा साल ये सब्सिडरी ग्रुप में नहीं थी, तो पी एंड एल तो उस ग्रुप पी एंड एल में वो कंसोलिडेट नहीं होगी। नंबर वन। नंबर टू, कि क्या ईयर एंड पे कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है इस सब्सिडरी पे? नहीं, पेरेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साल के शुरू में ही सेल कर दिया हमने। तो जब एंड पे कंट्रोल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो एसओएफपी में भी वो कंसोलिडेट नहीं होगी। ये बातें याद रखना। कमेंटिंग करते वक्त ये बातें बहुत ज्यादा काम आएंगी। सही है, ये जो मैं बातें भी कर रहा हूँ। तो सब्सिडरी जब साल के शुरू में भेज दी, तो ना उसकी पी एंड एल कंसोलिडेट होगी, ना ही एस एफ पी कंसोलिडेट होगी। तो इस सिचुएशन में ईयर एंड पे फिर इसका मतलब है पेरेंट अपनी जाती स्टेटमेंट ही बनाएगा। सब्सिडरी तो है ही नहीं उसकी, या अगर कोई और सब्सिडरी हुई तो उसके साथ ग्रुप स्टेटमेंट बना लेगा, बट इसके साथ ये कंसोलिडेट नहीं करेगा पेरेंट। तो पेरेंट की जाती स्टेटमेंट भी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ये सब्सिडरी जो बेची है ना, इसका नाम था सांबा को। तो सांबा को कंसोलिडेट नहीं हो रहा, सही है, सांबा को कंसोलिडेट नहीं होगा पेरेंट के साथ। ग्रुप स्टेटमेंट बन सकती है अगर कोई और सब्सिडरी हुई तो। जैसे कि मैं कहता हूँ साइटर को एक सब्सिडरी है जो हमने नहीं बेची, तो ये कंसोलिडेट हो जाएगी, पर सांबा को नहीं होगी। सही हो गया। तो पेरेंट अपनी जाती स्टेटमेंट तो बनाएगा ना गाइस, और पेरेंट क्या पता ग्रुप भी किसी और के साथ बना रहा हो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल लिखा जाएगा। इंडिविजुअल स्टेटमेंट में, क्योंकि पेरेंट की इन्वेस्टमेंट थी, पेरेंट ने बेच दी। और ग्रुप स्टेटमेंट में भी गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी लिखा जाएगा। सही है। तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, उसके अलावा सब्सिडरी कंसोलिडेट नहीं होगी। अब इसी तरह गाइस गौर से सुनो।
कि पी एंड एल तो कंसोलिडेट होगी। देखो, मैं कहता हूँ ग्रुप में तीन तीन कंपनीज हैं टोटल, पेरेंट, सब्सिडरी वन एंड सब्सिडरी टू। ये सब्सिडरी टू हमने साल के बीच में सेल ऑफ की है। तो ईयर एंड पे सोचो जरा, पेरेंट पूरे साल था, सब्सिडरी वन भी पूरे साल थी, सब्सिडरी टू कितनी थी? तो ये पी एंड एल बनेगी, ग्रुप ग्रुप पी एंड एल बनेगी। बट ईयर एंड पे सिर्फ इस पे कंट्रोल है, एस वन पे। एस टू पे नहीं है कंट्रोल हमारा, तो ये नहीं कंसोलिडेट होगी। सही है एस एफ पी में। तो पी एंड एल में 6 महीने तक सब्सिडरी आएगा, सब्सिडरी टू, बट एस एफ पी में नहीं आएगा। तो देखो जरा, ये देखो। तो इस साल की एस एफ पी में सिर्फ एक सब्सिडरी है, पी एंड एल में दूसरी वाली सब्सिडरी का अप टू दी डिस्पोजल डेट तक का सारा रिजल्ट्स होंगे पी एंड एल में। ये फॉर एग्जांपल इस साल हमने जिस साल बेची है, ये उस साल। इसी तरह पिछले साल क्या होगा? पिछले साल तो एस टू पे कंट्रोल था, तो एस एफ पी देखो पिछले साल की तो पूरी होगी। पिछले साल के एसिड्स ज्यादा होंगे, लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा। इस साल देखो, पिछले साल की पी एंड एल देखो, पिछले साल तो सब्सिडरी पूरा साल थी ना, तो पूरे साल की होगी। इस साल वो पूरे साल नहीं है, तो ये कंपैरिजन इनका नहीं बनता। जब भी सब्सिडरी डिस्पोज हुई हो साल के बीच में, तो कंपैरिजन पिछले साल के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले साल तो वो सब्सिडरी पूरी थी, इस साल नहीं थी। इसी तरह सब्सिडरी को साल के शुरू में ही हमने बेच दिया, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला, अगर साल के शुरू में ही बेच दिया तो पिछले साल के ग्रुप रिजल्ट्स थे, इस साल के नहीं है। मिड ईयर में बेचा, अब अगर साल के आखिर में बेच रहे हैं, ये देखो जरा, तो हमारा कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सब्सिडरी बेची हो या खरीदी हो साल के दौरान। पिछले साल के साथ कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सब्सिडरी पूरा साल थी, साल के आखिर में हमने बेच दी। पूरा साल सब्सिडरी थी, साल के एंड पे हमने बेच दी है। तो पी एंड एल में सब्सिडरी पूरा साल थी ना, तो पूरे साल के लिए कंसोलिडेट होगी पी एंड एल में। बट एस एफ पी में क्या ईयर एंड पे कंट्रोल है? नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सब्सिडरी ख्वाह साल के शुरू में बेची हो तब भी ईयर एंड पे कंट्रोल नहीं होता, ख्वाह साल के बीच में बेची हो तब भी कंट्रोल नहीं होता, ख्वाह एंड पे बेची हो तब भी कंट्रोल नहीं होता। तो एस एफ पी में तो वो कंसोलिडेट नहीं होगी, और पी एंड एल में होती है। अगर 3 महीने बाद बेची है तो पी एंड एल में 3 महीने के लिए होगी, अगर 12 महीने बाद बेची है तो 12 महीने के लिए होगी। तो कंपैरिजन करते वक्त ये इशू आएगा।
अभी कैलकुलेट करते हैं गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के सब्सिडरी जब भी बेचें, साल के शुरू में बेचें, ख्वाह इसने कंसोलिडेट होना है नहीं होना, सही है, वो अलहदा बात है। बट इसके बेचने पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे बात करते हैं। और फिर इसके कमेंटिंग पे आते हैं। इसके कमेंटिंग में कोई भी साइंस नहीं होगी, देखना मैं किस तरह कमेंट करता हूँ। ये जो भी मैंने बातें की हैं, यही सारी बातें मैं कमेंट में लिखूंगा, बस इसके अलावा कोई बात नहीं लिखेंगे हम लोग। गाइस अभी कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कि जब भी कोई पेरेंट कंपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट बेचता है तो उसका गेन या लॉस कैसे निकाला जाता है। याद रखना F7 में इंटायर शेयर होल्डिंग हम लोग बेच रहे हैं। कि हमारे सब्सिडरी में ख्वाह 30%, 30 तो नहीं खैर 50 से प्लस पे सब्सिडरी बनती है, 50% थे या 80% थे, जितने भी शेयर्स थे हमारे पास, हम सारे के सारे बेच रहे हैं। सही हो गया। कोई पार्ट डिस्पोजल नहीं है कि 70% में से 10% बेच दिए बाकी हमारे पास है, नहीं, ऐसा वाला डिस्पोजल F7 में नहीं है। हम लोग इंटायर शेयर्स बेच रहे हैं। अच्छा गाइज, जब पेरेंट बेचता है सब्सिडरी को, तो क्या पता उसके बाद हमारी कोई भी सब्सिडरी ना हो, तो हमें सिर्फ अपनी ज़ाती स्टेटमेंट ही बनाने पड़ती है। ज़ाती स्टेटमेंट तो बनती ही बनती है वैसे भी हर हाल में। तो हम अपनी ज़ाती स्टेटमेंट में प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। और इसी तरह सब्सिडरी को बेचने के बाद अगर सब्सिडरी मिड ईयर में बेची है तो 6 महीने की तो P&L में वो कंसोलिडेट होगा ना। तो 6 महीने का जो कंसोलिडेट होगा तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तो बनेगी। तो उसमें हम लोग गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे लिखेंगे। या हमारी एक सब्सिडरी के बजाय दो तीन सब्सिडरियां थी, तो बाकियों के साथ तो बन रही होगी ना कंसोलिडेशन। तो बाकियों के साथ जो ग्रुप स्टेटमेंट बन रही होगी, उस स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। पेरेंट अगर अपनी ग्रुप स्टेटमेंट बनाएगा, अगर ये सब्सिडरी 6 महीने तक थी तो 6 महीने के लिए तो कंसोलिडेशन बनी होगी ना। तो उस ग्रुप स्टेटमेंट में सब्सिडरी का गेन या लॉस कैसे लिखेंगे। या अगर पेरेंट के पास एक की बजाय और भी सब्सिडरियां हुई, तो तब भी तो ग्रुप स्टेटमेंट तो बन ही रही होगी ना। बाकियों के साथ तो ग्रुप स्टेटमेंट बन रही होगी, तो उस स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे हम लोग गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, ये जो सब्सिडरी बेची है इसका। तो दो स्टेटमेंटें हैं, इन स्टेटमेंटों में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकाला जाता है, तो बहुत इजी है। IS 16 का किस तरह निकालते होते हो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। सेलिंग प्राइस कितनी लगी है सब्सिडरी की, और खरीदी कितने की थी। पेरेंट ने कितने की खरीदी थी, कुछ याद है। वर्किंग थ्री गुडविल में निकालते होते थे पहला फिगर, गुडविल का वो जो पहला फिगर होता था, कैश पेड या शेयर एक्सचेंज या डेफर्ड कंसिडरेशन या कंटिंजेंट कंसिडरेशन, तो वो कैलकुलेट करने पड़ेगी। तो आ जाता है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो बहुत आसान है इसकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। देख लो गौर से, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ग्रुप स्टेटमेंट अगर बन रही हो तो उसमें पेरेंट कैसे कैलकुलेट करके लिखेगा, ये डिफरेंट है। पहले वाला फिगर दोनों में सेम है कि सब्सिडरी का दाम क्या लगा है।
उसका दाम क्या लगा है और हमने कुर्बानी कितनी दी थी, इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी। यहाँ पे कुर्बानी क्या दे रहे हैं, ये ग्रुप स्टेटमेंट के लिहाज से बताएंगे। देखो, हमने इतने की अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी है, और क्या कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी दी है कि सब्सिडरी के पास से आज के दिन कितने थे, उसकी गुडविल कितनी थी, ये टोटल कुर्बानी थी। क्या पता ये सारे के सारे शेयर्स 100% ना हो, बट ये तो 100% सब्सिडरी आ गई है, तो यहाँ से एनसीआई हटा दो। ये जो वैल्यू आएगी ये कुर्बानी है हमारी ग्रुप स्टेटमेंट के लिहाज से। इस फिगर को माइनस करेंगे सेल प्रोसीड से, तो आएगा क्या, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अब इसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। हमने ग्रुप के लिहाज से ये कुर्बानी दी है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी एक तरह से, जिसपे हमारा कंट्रोल था। कि सब्सिडरी के असासे कितने के थे, गुडविल कितने की थी, तो टोटल सब्सिडरी आ गई, उसमें से एनसीआई को हटा दो, तो हमारे हिस्से की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो उसको जो है ना, सब्सिडी की क्या प्राइस लगी है उससे माइनस कर दो, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। गाइस ये एक क्वेश्चन है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। कोई सिंकर को हमारी सब्सिडरी है, वो हमने बेची है, और कह रहे कि कैलकुलेट करो गेन या लॉस। अब कौन सी स्टेटमेंट का कह रहा है, मैंने तो गेन या लॉस दो स्टेटमेंटों का बताया। पेरेंट की सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और तरह से गेन या लॉस निकलता है, और अगर पेरेंट ग्रुप स्टेटमेंट भी बना रहा है तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और तरह से गेन या लॉस निकलता है। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट गेन या लॉस इन दी कंसोलिडेटेड ऑफ कार्ल ग्रुप, तो इसका कह रहा है, ये वाला गेन या लॉस मांग रहा है आपसे वो। ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि दोनों का फार्मूला डिफरेंट है। तो ये कैलकुलेट करते हैं, पहले जरा एक और रिक्वायरमेंट भी देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। पिरलो नाम से क्वेश्चन है, ये देखो जरा, कह रहा है कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सांबा विच विल बी रिकॉर्डेड इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों का कह रहा है मुझे निकाल के दो, कह रहा है मुझे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सांबा निकाल के दो। पिरलो की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दफ़ा फार्मूले रिपीट करवा दूं आपको, कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो गेन या लॉस बिल्कुल उसी तरह निकलता है जो नॉन करंट एसेट आईएस 16 वाला कैलकुलेट होता है। सेल प्रोसीड्स कि क्या दाम लगा था इसका, लेस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड। और यहाँ पे क्या फार्मूला था, सेल प्रोसीड
माइनस, सबसे पहले निकालोगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट डिस्पोजल, इसमें ऐड करोगे गुडविल एट डिस्पोजल और माइनस करोगे एनसीआई एट डिस्पोजल। तो ये वाला फिगर माइनस करोगे सेल प्रोसीड से। देखो अब डेटा इसका, एक मिनट डेटा देखो फिर मैं ये सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा ये इसने सारा डेटा ही किसका दिया हुआ है, डिस्पोजल का। कमेंटिंग के लिए कुछ भी नहीं है बीच में। कमेंटिंग में हमने क्या करना है, बस जो बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं कि कमेंटिंग करते वक्त हमें इश्यूज होते हैं, बस वो इश्यूज को हाईलाइट करना है। तो कमेंटिंग इसकी बहुत आसान है। कमेंटिंग पे जाएंगे, बट पहले कैलकुलेशन, 5 नंबर की कैलकुलेशन है। 20 में से 5 नंबर तो ये आ गए, इसके बाद वो कुछ ना कुछ रेशियोज भी कैलकुलेट करवा रहा होगा, 2-3 नंबर उधर चले जाएंगे। तो कमेंटिंग के लिए पीछे इतना जो है ना मार्क्स वैसे भी नहीं बचते इसमें, ये ग्रुप वाली इंटरप्रिटेशन में। तो ये ग्रुप इंटरप्रिटेशन में स्कोर करना आसान है। गौर से देखो इसको 1 मिनट, फिर इसका आंसर लिखते हैं। अच्छा कब डिस्पोजल हो रहा है, आपको X9 की स्टेटमेंट गिवन है और X8 की और 31 दिसंबर की। तो आज ही के दिन हम लोग इसको डिस्पोज कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ही हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं, आज के दिन। ये हमारी 80% शेयर होल्डिंग थी और 300 की हमने बेची है। ये लो पहला फिगर आ गया। द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल हैव बीन क्रेडिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट। ओके, और कह रहा है कोई गेन या लॉस अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अच्छी बात है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पिरलो को ओरिजिनली एक्वायर्ड द शेयर्स इन सांबा को फॉर, असल में जब हमने इसको खरीदा था, कितने का खरीदा था, 210 का। ये लो, सही है। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल सिंगल स्टेटमेंट का तो आ गया। सही हो गया, 210 का हमने इसको खरीदा था। तो आई थिंक ये गुडविल का फिगर निकालने के लिए भी, गुडविल का जो फिगर निकलेगा यहाँ पे, कैसे निकलेगा, पहले गुडविल एट एक्विजिशन फाइंड करने पड़ेगी। तो 210 की हमने इन्वेस्टमेंट की थी। ओके, एट दिस डेट गुडविल वॉज कैलकुलेटेड। ओके, एट एक्विजिशन गुडविल दे दिया और गुडविल इम्पेयर नहीं हुई अभी तक। ओके, और कह रहे कि जब हम इसको बेच रहे थे तो गुडविल की वैल्यू कोई इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल वैल्यूअर्स ने कैलकुलेट की थी, वो 110 थी। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था, इसने क्या किया कि हमें यहाँ पे एनसीआई एट एक्विजिशन लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, वर्किंग टू का पहला कॉलम, तो गुडविल एट एक्विजिशन आती थी 70 मिलियन, इसने हमें दे दिया। और फिर हम लोग कहते थे कि पोस्ट एक्विजिशन इम्पेयरमेंट माइनस करो, क्योंकि एक्विजिशन की गुडविल आ गई है, उसके बाद की इम्पेयरमेंट माइनस करो।
तो वो इम्पेयरमेंट तो ये कह रहा है कि नहीं हुई। तो गुडविल आज के दिन कितनी बनती है? 70। इसने कहा है कि भाई एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने 110 वैल्यू दी है इसको। तो याद रखना, गुडविल कैन नेवर बी रिवैल्यूड अपवर्ड, ये मैंने बताया हुआ है। तो गुडविल एट डिस्पोजल की टाइम कितनी है? 70 मिलियन ही है। ये बात उसने आपको डिसीव करने के लिए दी थी कि आप गलती से 110 यूज कर लो। गुडविल एट डिस्पोजल दी हुई है 70। आज के दिन सब्सिडरी के एसेट्स कितने के थे? 260। और इसके अलावा ब्रांड नेम 50 था एट एक्विजिशन, वो अभी तक इसने नहीं लिखा हुआ, और वो वैल्यू सेम है। ओके, तो 50 मिलियन। और हमने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू लेने हैं, तो ये भी सही है, एट फेयर वैल्यू है। इसके अलावा एक ये भी है, तो इन दोनों को ऐड करो तो नेट एसेट कितने हैं? 310। अब देखते हैं एनसीआई एट डिस्पोजल कितना है। हर पैराग्राफ में इसने एक एक बात कही हुई है, सही है। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में कुछ खास बात है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भाई सांबा को सिर्फ एक ऐसी सब्सिडरी थी जो हमारी 100% से कम सब्सिडरी थी। वो जाहिर बात है, इसने ऊपर बताया हुआ है कि ये 80% थी। तो कहते हैं इसको हमने, जब ये 80% थी तो इसका मतलब एनसीआई भी होगा। तो एनसीआई कितने हैं? 66। बस इसने ये बात बताई हुई है। जो भी सब्सिडरी 100 से नीचे हो तो आपका एनसीआई भी होता है फिर वहां पे। तो एनसीआई कितना था? 66। तो ये 4, तो ये 314 हो गया। तो लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है। सही है, लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है यहाँ पे। तो गाइज अब ये कार्ल ग्रुप वाला क्वेश्चन है, कार्ल वाला। तो इसमें देखो जरा, कौन सी स्टेटमेंट का कह रहा है कि गेन या लॉस निकालो? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कह रहा है। सही है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और फार्मूला याद रहना चाहिए। डेटा देखो इसका। एट 1st January X8, कार्ल ग्रुप consisted of parent कार्ल एंड टू होली ओन्ड सब्सिडरीज। अच्छा, सब्सिडरियां जो थी वो 100% हमारी थी। सब्सिडरीज जो थी वो 100% हमारी थी। अच्छा,
तो इसका मतलब है कि इसका ये जो डिस्पोजल हमने किया है ना, इन दो सब्सिडियरियों में से किसी एक का डिस्पोजल किया होगा हमने, आगे ये बताएगा। याद रखना उसके डिस्पोजल में ये वाला फिगर नहीं होगा। सब्सिडरी जब भी 100% हमारी हो, उसमें एनसीआई कुछ होता ही नहीं। अच्छा, तो 100% हमारी थी, वो हमने बेच दी। दो सब्सिडरियां हमारी थी, हमने एक बेच दिया। ये उसने पहले सेंटेंस में, पैराग्राफ में बताया। अब अगला पैराग्राफ देखो। सेल ऑफ सब्सिडरी सिंकर को कब सेल हुई? इस दिन। तो पूरा साल ही वो हमारी सब्सिडरी थी। सोल्ड इंटायर शेयर होल्डिंग फॉर, कितने की बेची? 20 मिलियन की। ओके। सिंकर को एट नेट एसेट्स 29 मिलियन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल वाले दिन 29 मिलियन के नेट एसेट्स थे। Sale does not meet definition of discontinued operation, or gain or loss is included in administrative expenses. Okay. और फिर कह रहा है कि अच्छा, हमें अब चाहिए गुडविल एट डिस्पोजल ना। गुडविल एट डिस्पोजल हमें चाहिए, तो निकालते हैं ये। या उधर ही निकालते हैं, ऊपर ही। तो पहले गुडविल एट एक्विजिशन निकालने पड़ेगी। एनसीआई था ही नहीं। सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन वर्किंग टू का पहला कॉलम माइनस करते हैं, तो गुडविल एट एक्विजिशन आती है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है कि सिंकर को परचेज किया था 35 मिलियन का, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्विजिशन वाले दिन थे 28 मिलियन। तो गुडविल एट एक्विजिशन आ गई। कितनी आई है? 7 मिलियन। और फिर कह रहे हैं कि भाई अभी तक इम्पेयरमेंट हो चुकी है 70%। 70% ऑफ द गुडविल इम्पेयर हो चुकी है, तो कितनी रह गई होगी? 70% इम्पेयरमेंट माइनस करो गुडविल में से, तो 2.1 रह जाती है। तो गुडविल एट डिस्पोजल आ गई। तो ये 31.1 हो जाता है, दोनों को मिलाओ तो 31.1। तो लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है। 4 नंबर ये भी फ्री के ही थे। गुडविल की वैल्यू सारी उसने दी हुई थी, और ये सेल प्रोसीड भी दिया हुआ था, नेट एसिड्स एट एक्विजिशन एट डिस्पोजल भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था गाइस, ये भी दिया हुआ था। ये आपने कैलकुलेट किया, और इसको कैलकुलेट करने के लिए सारा डेटा सामने दिया हुआ था आपको।